राहुल, काय झालं तुला? आज इतनी देर क्यों लगा रहा है तैयार होने में? आई देख ना, बाल बन ही नहीं रहे। ला इधर दे। बाल नहीं बन रहे? हाँ, होमवर्क सारा केला ना? और स्कूल में ज्यादा मस्ती मत करना। हाँ, तुम्हारे काका अगले हफ्ते तक हमें पैसे दे रहे, तो स्कूल टीचर से बात कर लेना। हाँ, कि अगले हफ्ते तक हम स्कूल की फीस भर देंगे। हाँ, देख। हाँ आई सांग ना, तू बिना देखे मेरे बाल कैसे बना लेती है? खरं सांगू, मैं देख सकती हूँ। म्हणजे? मन की आंखों से। मन की आंखों से मुझे सब पता चल जाता है। जैसे कि आज मुझे पता था कि तुम्हें हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने आज तुम्हारे टिफिन में हलवा भर दिया। सच? हाँ। चलो चलो, अब लेट हो रहा है। बाय आई। हाँ, और धीरे जाना, दौड़ना नहीं। आई आता काय काय? आई हाँ देख, एक दिन तो जरूर देख पाएगी। मेरी आंखें तो तू है। चल चल अब निकल, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बाय। हाँ हाँ। कौन हो सकता है बच्चा, और किसने इसे इतनी बेरहमी से मारा होगा? एक काम करो, आसपास का अच्छी तरह से मुआयना करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर, जिंदा जिस बच्चे की लाश मिली है उसकी उम्र तकरीबन 8 से 12 साल के बीच में। एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में लोगों का पता करो जिन्होंने अपने 8 से 12 साल तक के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हो, और उन्हें फौरन बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलवाओ। हो सर। बच्चे फूलों की तरह निर्मल और कोमल होते हैं, हम उन्हें पूरी हिफाजत से रखते हैं, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें कोई मामूली सी चोट या खरोच भी आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिर किसी की एक बच्चे के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इस केस ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। एक बच्चे की निर्मम हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन क्या आगे ऐसे कई और बच्चे इस भयानक जुर्म का शिकार बनने वाले हैं? ये केस हमारे बच्चों की सुरक्षा के संगीन मसले पर एक सवालिया निशान है। बच्चे की मौत लोअर बॉडी पार्ट डैमेज और एक्सेसिव की ब्लीडिंग की वजह से हुई है। बच्चा काफी दर्द से गुजरा होगा मरने के पहले। इसके लिए हाथ पांव पर रस्सी के निशान हैं। इसका मतलब है हाथ और पांव बांधकर लोअर बॉडी पार्ट को डैमेज किया गया होगा। और मारने वाले ने जख्म के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगाया है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? साहब, गरीबों की किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? मुन्ना को आखिरी बार आप लोगों ने कहां देखा? आज स्कूल गया था, स्कूल की छुट्टी में दोस्तों को दिखाई दिया। इसके बाद सब मुन्ना की बॉडी कब तक मिलेंगे? मुन्ना की डीएनए रिपोर्ट मैच होते ही बॉडी आप लोग को दे दी जाएगी। शिंदे सर, राहुल, बेटा ये किस चीज की आवाज आ रही है? मेरे रोबोट की। रोबोट की? किसने दिया तुम्हें ये? मेरी नई दोस्त आंटी ने। नहीं दोस्त आंटी, बैठ यहाँ पे तू। देखा? अरे ये क्या कर रही है? टूट जाएगा। देखो ये जिस किस का भी है ना, उसे वापस कर देना, ठीक है? अरे ये क्या है?
मैं उन्हें वापस नहीं दूंगा, उन्हें बुरा लग जाएगा। एक तो मैं कुछ मांगता हूँ तो तू दे नहीं पाती मुझे, और कोई और कुछ देता है तो भी मना कर देती है। देख, बकवास बंद कर। ये जिस किसका भी है ना वापस लौटा देना, समझा तू? तू बहुत बुरी आई, मुझे नहीं खाना है खाना वाना। राहुल, ये क्या आई, तू तो रोने लगी। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे नहीं, वो क्या है ना, एक डर सा लगा रहता है राहुल। तू ही तो मेरा सहारा है। ये दुनिया ना बहुत बुरी है, बहुत मतलबी, बिना किसी मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता। देख, तू ये जिस किसका भी है ना उसे वापस लौटा देना, और तुम्हारी ये जो नई दोस्त है उनको कभी घर पे लेके आना, मैं मिल लूंगी तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है आई। चल खाना खा। आई, अरे तू खा। सलाम साहब। अंकल गोला दो ना। पैसे लाओ। सर मैं उसे देख नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था। ठीक है, शिंदे ये आदमी अमीर है जो मुन्ना का इतना अच्छा दोस्त बन गया और उसे पैसे भी देता था। अब इसका जवाब तो मुन्ना के घर वालों के पास ही होगा। तो ये भी पता चला है कि बनवारी पिछले 2 साल से काफी कर्जे में था। एक बार तो उसने खुद को और अपने पूरे परिवार को खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश की। बहुत बड़ा बवाल हुआ था इस मैटर पे, पूरा मोहल्ला इसके बारे में जानता है। चलो बनवारी के घर चलते हैं। सर, एक बार मारने की कोशिश की थी मैंने। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, पैसा नहीं था, काम नहीं था, ऊपर से कर्जा भी बहुत बढ़ गया था मेरा। लेकिन सब जैसा जिस मेरे पास पैसा आया ना, मैंने कर्जा भी फेड़ा और मुन्ना मुन्नी को दोनों को भी स्कूल में भेजा। कुछ नहीं किया सर। वो आदमी कौन था जो मुन्ना को पैसे और खाने की चीजें दिया करता था? सास, हमें लगा कोई भला इंसान है जो इतनी महंगी चॉकलेट और टॉफियां लाता है। हम तो मुन्ना से अपने बहनों के लिए भी लाने के लिए कहते थे साहब। वो हमारे लिए खाने का पार्सल भी लाता था। अच्छा, किसी गाड़ी वाले या किसी ड्राइवर से आप लोगों की कोई दुश्मनी? हम किसी गाड़ी वाले को नहीं जानते साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सफेद गाड़ी वाले ने मुन्ना को किडनैप किया तो फिर उसकी जान ले लिया? आखिर उसकी इन लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या वाकई मुन्ना के लिए वो एक अजनबी था या मुन्ना उसे पहले से ही जानता था? पता करो। सर, मेरा 11 साल का बेटा बंटी स्कूल से वापस नहीं आया। आपने स्कूल में पता किया? सर, सब जगह पता करवाया, स्कूल, उसके दोस्त से, रिश्तेदारों से, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। किसी पे कोई शक? किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? हाँ, हो सकती है। बंटी के पापा बिल्डर है। सही, मेरा बेटा बंटी। बच्चा अमीर घर का होने की वजह से ये केस किडनैपिंग का हो सकता है। इस केस की सारी डिटेल निकालो, घर के सारे फोन टैप करवाओ। हो सकता है किडनैपर रैंसम के लिए फोन करे। हो सर। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? सब वो दुबई में है। बता दिया उन्हें, बहुत बिजी रहते हैं, शायद आज है। हम आपके बेटे को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आप जाइए। सर, बड़ा अजीब बात है, बेटा गायब है और वो खुद काम में बिजी। शिंदे, ये केस कहीं मुन्ना के केस से रिलेटेड तो नहीं है? क्योंकि बंटी भी ठीक उसी तरह स्कूल के बाहर से गायब हुआ है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। राहुल, वो खिलौना तुमने वापस कर दिया ना? हाँ, वो तो कब का वापस कर दिया। ये आवाज किसकी है? वो बाहर किसी बस की आवाज होगी आई। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने खिलौना वापस कर दिया। और उस आंटी से भी कह दिया कि मुझसे वापस ना मिले, और वो कहने लगी कि वो तुझसे मिलने आएगी। ठीक है, शाबाश।
के अंदर पूछा से कुछ हाथ नहीं लगा। शायद ये मामला बाहर का लगता है। सर ये बंटी के स्कूल का ड्राइवर है। बंटी को स्कूल तुम ही लाते ले जाते थे ना? हाँ सर। कहाँ गायब है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं? नहीं साहब, बंटी तो छुट्टी होने पर अक्सर देरी से स्कूल बस में आता था और वो एक आंटी से मिला करता था। वो आंटी उसको रोजाना गिफ्ट दिया करती थी। अच्छा, जिस दिन बंटी गायब हुआ उस दिन तुमने आखिरी बार उसे कहाँ ड्रॉप किया था? सर सुबह में तो वो स्कूल में आया था और शाम में जाते वक्त तो बस में नहीं था। ठीक है, चलो। ठीक है सर। कोई खबर मिली बंटी की? बंटी की तो खबर नहीं मिली, मगर एक आंटी की खबर जरूर मिली है, जो बंटी से छुट्टी के बाद स्कूल में मिलने रोजाना जाया करती थी। आप ऐसी किसी आंटी को जानती हैं? आंटी? ऐसी कोई आंटी नहीं है। ऐसी एक आंटी है जो बंटी से मिलने रोजाना स्कूल जाया करती थी और उसे गिफ्ट भी दिया करती थी। गिफ्ट? हाँ, आजकल बंटी स्कूल से काफी गिफ्ट लाता था और कहता था कि उसके किसी दोस्त ने उसे गिफ्ट दिया है। मैंने उसको समझाया कि दोस्तों से गिफ्ट मत ले, क्योंकि हमें किसी चीज की कमी नहीं है। क्या मैं वो गिफ्ट देख सकता हूँ? हाँ, अभी लेके आती हूँ। सर, ये है वो खिलौना। सब बंटी ने मुझे कभी किसी आंटी के बारे में कुछ नहीं बताया। आपके पति नहीं अभी तक? जी नहीं। हम अपने बच्चों को बड़ी उम्मीदों के साथ इस दुनिया में लाते हैं, जी जान से उनकी परवरिश करते हैं, पर क्या हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हमारे बच्चे बेझिझक बिना किसी दबाव के अपने मन की सारी बातें हमें बताते हैं? कहीं हमारा डर, हमारा अनदेखापन उन्हें हमसे दूर तो नहीं कर रहा है? और अगर ऐसा है तो माता पिता को एक ऐसा वातावरण बच्चों को देना होगा जहां वो अपने मन की बात दूसरों से करने से पहले अपने माँ बाप से करें, और इसकी पहल भी पेरेंट्स को ही करनी होगी। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है और उन्हें सही और गलत का फर्क बताना हमारा कर्तव्य है। और यहाँ इस केस में पुलिस भी अपने कर्तव्य से कोई समझौता नहीं कर रही थी। शिंदे, मुन्ना के केस में एक अंकल और बंटी के केस में आंटी, दोनों का मोडस ऑपरेंडी भी एक जैसे ही है, बच्चों को गिफ्ट और पैसे देकर उनसे दोस्ती करना। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं? सर, उन दोनों को कोई जानता है नहीं, किसने भी देखा है काफी दूर से देखा है, तो स्केच नहीं बनवा पा रहे। आसपास के सभी थानों में पता करो, कहीं बच्चों की ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई जिन्हें गिफ्ट और पैसे देकर किडनैप किया गया हो। अब ये केवल गिफ्ट ही हमारे पास हैं जो किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं। पता करो गिफ्ट कौन से शॉप से लिए गए। सर, आंटी, गाड़ी बहुत अच्छी है। सर, मुन्ना और बंटी के केसेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मुन्ना की लाश मिले 1 हफ्ता गुजर चुका है और लाश मिलने के तकरीबन 8 दिन पहले ही वो किडनैप भी हुआ था। सर, बंटी को गायब हुए भी 1 हफ्ता हो गया। अगर ये वही गैंग है, बंटी की जान भी खतरे में है। हमें अलर्ट रहना होगा। काम करो, तुम आसपास के सभी स्कूलों में अलर्ट इशू करवा दो कि वहां के बच्चे और लोग इस तरह के किसी भी अंकल और आंटी से सतर्क रहे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और सभी पुलिस स्टेशन में इस केस की इंफॉर्मेशन दो। सब इलाकों में गश्त बढ़ा दो। ये अंकल और आंटी किसी भी हालत में गिरफ्तार होने चाहिए। हो सर। शिंदे साहब, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी तरीके से हमें मिलना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप? भाई, इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। कब से देखे आप फोन पे लगे पड़े। हमारा बंटी खो गया आपको, लेकिन कुछ चिंता ही नहीं है। जब से आए तब से फोन पे लगे पड़े। कुछ तो कीजिए। शिंदे साहब, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अरे वो बाद में बस, मुझे अपनी किसी भी चीज में उलझाने की कोशिश मत करो तुम, समझी तुम? ऐसा कैसे नहीं उलझने? अरे हमारा बेटा है वो। एक बच्चे की निर्मम हत्या और दूसरे बच्चे की गुमशुदगी ने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। किसी ने कातिल को देखा नहीं था और ना ही कातिल का कोई सुराग पुलिस को मिल पाया था। पुलिस को यह केस जल्द से जल्द सुलझाना था, क्योंकि उन्हें डर था कि कातिल के निशाने पर अगला कोई और भी हो सकता है। इस केस को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन कातिल अब भी खुलेआम घूम रहा था। किसी को नहीं पता था कि बंटी कहां है। साहब, मेरा बेटा राहुल कल्याण अदालत पार्क से गायब हुआ है। अभी तक घर वापस नहीं लौटा।
आपके पास आपके बेटे राहुल के फोटोग्राफ है? एक बात बताइए, आपके बेटे राहुल को आजकल कोई गिफ्ट दे रहा है? कोई अंकल या कोई आंटी? आपको कैसे पता? राहुल कह रहा था कि कोई आंटी उसकी नई नई दोस्त बनी है और उसे गिफ्ट्स देती है, लेकिन मैंने डांटा राहुल को और वो सारे गिफ्ट्स वापस भिजवा दिए। हेलो, क्या? ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हम जल्द से जल्द आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शिंदे, चलो, नाले के पास एक और बच्चे की लाश मिली है। चलिए हटिए, चले पीछे हटिए, पार्टी भागे गया ना, भागे भागे हटी गया ना, हटिए। नहीं सर, ये मेरा बच्चा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा राहुल नहीं है। मैं 12 साल से इसके बाल बना रही हूँ, ये मेरा राहुल नहीं है। इसके कान में तो छोटे नहीं है। ये केस दिन ब दिन उलझनों से घिरने लगा था। मुन्ना का अपहरण और हत्या और एक और बच्चे की उसी तरह से की गई हत्या, इन दोनों की लाशों ने ये जाहिर कर दिया था कि उन्हें मारने से पहले कठोर दर्द और यातनाएं दी गई थी। कौन था ये दूसरा बच्चा? ऊपर से राहुल और बंटी के अपहरण की गुत्थी। आखिर कातिल का मकसद क्या था बच्चों का अपहरण करके ऐसी मौत देने के पीछे? क्या बंटी और राहुल जिंदा हैं, या वो भी इसी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, या फिर पहुंचा दिए गए हैं? अंकल, उस रूम में किसकी आवाज आ रही है? खाना खा लो। आंटी, आंटी मुझे यहाँ से जाना है। आंटी मुझे घर जाना है। आंटी, इंस्पेक्टर, बच्चे की मौत इन्फेक्शन की वजह से ही हुई है। जख्म के अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की पट्टियां भिगो कर डाली गई थी, जिससे जख्म सड़ने लगा और कुछ ही दिनों में बच्चे की मौत हो गई, शायद 4 या 5 दिन। मतलब ये बच्चा पूरे 4-5 दिन दर्द से तड़प रहा होगा। कोई भला इस तरीके से इन बच्चों को क्यों मार रहा है? अगर ये प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स रैकेट भी होता तो लोअर बॉडी पार्ट को क्यों डैमेज करते? सेक्सुअल वायलेंस भी क्या नजर नहीं आया? बड़ा ही अमेचुरिस काम है। यस सर, ये गिफ्ट आप ही की शॉप से खरीदी गई है? देखता हूं सर। सर, पिछले हफ्ते हमारी दुकान से खरीदा गया है गिफ्ट। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होगी आपके पास? जी सर। इस फोटो का साइबर सेल भेजो और पता करो कि ये फोटो एनलार्ज हो सकती है। सर एक मिनट। बंटी का पिता रोहित घर वापस आ गया, उसके बाद भी वैसे ही व्हाइट सिडान है जैसे हम ढूंढ रहे हैं। सर, मारने का तरीका बिल्कुल नागौरी गैंग की तरह है। हो सकता है उसने वो तरीका अपनाया हो ताकि शक उस पे ना आके नागौरी गैंग पे जाए। बुलाए रोहित त्रिपाठी को। सर, हमने तेरी पूरी जन्म कुंडली निकाली रोहित, और पता चला है कि तू कभी बंटी के स्कूल गया और ना ही कभी उसके टीचर से मिला। तेरी बिल्डिंग वालों ने बताया कि तू उसे अक्सर मारा पीटा करता था। बंटी के फ्रेंड ने बताया कि तूने कभी उसका बर्थडे नहीं मनाया।
अपनी गाड़ी होने के बावजूद भी तू कभी उसे घुमाने नहीं गया, स्कूल छोड़ने नहीं गया, और उसके गुमशुदा होने पर अब तेरे चेहरे पर जरा भी परेशानी नजर नहीं आ रही। अब बता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चल अपनी सोच बता। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बिल्डर हूँ और मेरी कई साइट्स हैं। इनफैक्ट कुछ साइट तो उस स्कूल के पास है जहाँ बंटी पढ़ता है, लेकिन मैं कभी उससे मिलने नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है कि बंटी मेरी औलाद ही नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जो अखिलेश जोशी रहता है, बंटी उसका बेटा है। अब आप ही बताइए, मेरी बीवी निशा, वो हमेशा उस अखिलेश जोशी के यहाँ ही मिलती है। अखिलेश जोशी भी बंटी को बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट अब तो बंटी की शक्ल भी मुझे उस अखिलेश जोशी से मिलती हुई नजर आने लगी है। तो तुमने कभी बंटी का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया? जी नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बंटी को पसंद नहीं करता, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। कोई है? कोई है वहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे माँ के पास जाना, अपनी माँ के पास। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ के पास जाना है मुझे अपनी। सर, सीसीटीवी में जो औरत नजर आई थी उसके फोटो को हमने एनलार्ज कर लिया है, लेकिन वो फोटो की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है, इसके लिए चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। सर ये बंसी है, इसने बच्चे की बॉडी को शनाख्त कर लिया है और ये उसे अच्छी तरह से जानता था। सलाम साहब। बोलो। सचिन अनाथ था साहब। क्या कर दिया? नुकसान का तेरा बाप भरेगा बे। और ये लो अपने 50 रुपए और मस्त वाली अदरक की चाय बनाओ मेरे अंकल के लिए। अबे कौन से अंकल पैदा हो गए तेरे? अरे अपने वही टॉप वाले कस्टमर हैं। 5 रुपए की चाय ना 50 रुपए में देते हैं। हाँ देख क्या? सचिन दिन भर उसी अंकल की राह देखता रहता था साहब, और एक दिन कहीं चला गया। हम समझे कोई दूसरा काम पकड़ लिया होगा और अंकल के साथ चला गया होगा। उस अंकल की शक्ल याद है? हाँ साहब। शिंदे, इसका चार्ट इसको बुलवा। हो सर। हाँ साहब, ये वही अंकल है। शिंदे, इस अंकल के बारे में सभी पुलिस स्टेशन पे पता करो, कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, और यहाँ के लोकल पेपर में भी इसकी फोटो पब्लिश करो। ये आदमी हमें जल्द से जल्द चाहिए। हो सर। आई आ गया तू? अरे ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या ये चश्मे कहाँ से लाके आया? अरे आई, पहले ये पेन के देख। अरे दिखा। नहीं दिखा। अरे किसने दिया, बोल ना, कहाँ से लेके आया? ये पेन। अब कुछ दिखा? नहीं बाबा, नहीं दिखा। नहीं। आई तू देखना, एक दिन तू सब कुछ देख पाएगी। तू बैठ, देख ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे क्यों नहीं होगा? तुझे पता है इस शहर की सबसे बड़ी आई डॉक्टर मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। कहानियां बनाना तो कोई तुझसे सीखे। ये चश्मे उस आंटी ने दिए मेरे राहुल को, मेरी आंखों के लिए। राहुल कह रहा था कि वो आंटी आंखों की बहुत बड़ी डॉक्टर है। फिर उस आंटी ने राहुल को खिलौनों के साथ साथ इनकी आंखें ठीक करने की भी आस दे रखी है। बहुत चालाक है आंटी। इस अंकल आंटी की जोड़ी ने बच्चों की मजबूरियों के साथ साथ उनकी जरूरतों को भी ढाल बना रखा है। शिंदे, अभी हम किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक काम करो,
इस शहर के जितने भी लेडी आई डॉक्टर्स हैं उनका डेटा निकालो और उस गिफ्ट शॉप वाली सीसीटीवी फोटो से मैच करो। हो सकता है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हो सर। अंकल मुझे और इंजेक्शन मत मारो प्लीज अंकल, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज मुझे मेरी माँ के पास जाना है। नहीं 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 नहीं। एक और बच्चे की लाश, ये भी 8 से 10 साल के बीच लगता है। सर लगता है इसे मार के बोरे में डाला है। पर सर ये टायर मार्क्स, लगता है किसी ने गाड़ी में ला के बोरा यहाँ फेंक दिया। मारने का तरीका बिल्कुल वही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ और गुमशुदा बच्चों के माँ बाप को शनाख्त के लिए बुलाओ। सर देख नहीं सकती, लेकिन महसूस तो कर सकती हूँ ना। यहाँ पे जब आती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह में आता है। हाँ, किसी भी माँ के लिए इससे कठिन पल और क्या हो सकता है। ये तो मेरा बेटा पट्टी है, आ गई है। बच्चे की मौत लिंक काटने से हुई है। इसके भी हाथ पांव पर रस्सी के निशान है। ये सिर्फ मुन्ना के केस में थी। इसका मतलब है हाथ और पांव बांधकर उसका लिंक काटा गया होगा और मारने वाले ने जख्म के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगाया है। कातिल पहले बेरहमी से बच्चे का लिंक काटता है, फिर उस जगह पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाता है, बाद में मरने के लिए छोड़ देता है, चेहरा बिगाड़ देता है। पहले मुन्ना फिर सचिन और अब बंटी कातिल का शिकार बन चुके थे। मुन्ना और सचिन के केस में किसी अंकल का हाथ दिखाई दे रहा था और वहीं दूसरी तरफ राहुल और बंटी के केस में किसी आंटी के होने की आशंका नजर आ रही थी। लेकिन इतना तो साफ था कि ये औरत और आदमी साथ मिलकर काम कर रहे थे। पुलिस के पास आंटी की सीसीटीवी फुटेज और अंकल का स्केच तो था, मगर कोई ठोस कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। पुलिस कातिल या कातिलों का मकसद जानने के लिए दिन रात एक कर रही थी। हेवी डोज में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए थे और उसे काफी मात्रा में फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए गए थे। बच्चे के लिंक काटने के बाद भी उसे 3-4 दिन तक रोज कम मात्रा में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए थे। यह शायद इसलिए कि वो दर्द से कम तड़पे, और ग्लूकोज और खाने की मात्रा तो ये 3-4 दिनों में तो ना के बराबर थी। बच्चे को रॉन्ग ड्रग्स, स्टारवेशन और इंजुरी ने मार डाला। डॉक्टर, ये हार्मोनल इंजेक्शन क्या होता है? ये इंजेक्शन मेल की बॉडी में फीमेल के हार्मोन्स बढ़ाता है, जिससे मेल की बॉडी में फीमेल जैसे चेंजेस होते हैं। सारे विक्टिम्स लड़के ही, कोई क्यों इन मासूम बच्चों को ये इंजेक्शन दे रहा है? अच्छा डॉक्टर, इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन और एनेस्थीसिया किसी भी मेडिकल से आसानी से मिल जाते हैं? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तो सिर्फ डॉक्टर को ही मिलता है और हार्मोनल चेंजेस की दवाइयां सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल और आंटी के साथ लड़कों ने कोई बुरा बर्ताव किया और वो अपना बदला लड़कों के साथ इस तरह ले रही है? थैंक यू डॉक्टर। शिंदे, पता करो ये हार्मोनल इंजेक्शन कौन कौन सा मेडिकल में मिल रहे हैं और किस किस ने खरीदा। सर यही है वो दुकान और यहीं पे आया था वो। ये आदमी आपके यहाँ पे आया था। शिंदे, सब बता दो, सब वो अंकल एनेस्थीसिया की दवाई लेने आए थे। वो खुद को डॉक्टर बता रहे थे साहब। उनको कोई अर्जेंट ऑपरेशन करना था, ये बोल रहे थे। जब मेरे सेठ जी खाना खाने के लिए बाहर गए, वो फिर से आ गए और दवाई के बदले 10,000 रुपया देने का बोले। मैं लालच में आ गया साहब। वो 15 मिनट के बाद आया और मैंने पैसे लेकर दवाई दे दिया साहब। शिंदे, उस दिन उस टाइमिंग पे ये प्रमोद जिस मेडिकल में काम करता है उसके आसपास जितने भी एटीएम में ट्रांजैक्शन हुए उन सबकी डिटेल निकालो और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। हो सर।
मेडिकल शॉप के आसपास 3 एटीएम्स और उस वक्त तीनों एटीएम्स में मिला के कुल 25 एंट्रीज हुई थी सर। उनमें से इसे देखिए, इसकी शक्ल इस स्केच से मैच करती है सर। इसका नाम अमन माथुर है, पीएनसी बैंक का एम्प्लॉय, आजाद नगर में रहता है। इसके पास भी वैसी ही सफेद सीडान है जैसे आई विटनेसेस ने कहा था। अमन माथुर, चलो इस अमन माथुर को उठाते हैं। मैंने आपकी सारी बातें मान ली। अब तो मम्मी को वो चश्मा दे दीजिए जिससे उन्हें सब कुछ दिखने लगे। अमन माथुर वो तो नहीं है, कहाँ गया? उन्होंने संन्यास ले लिया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। आपके पति ने संन्यास लिया और आपने उन्हें रोका तक नहीं? एक्चुअली वो बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान थे, किसी की भी नहीं सुनते। पिछले 1 साल में जो उनके अंदर बदलाव आया ना, उस वजह से उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। आप लोगों की कोई औलाद? हमारी शादी को 17 साल हो गए, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। आखिर क्या कहकर गए थे? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे गृहस्थ जीवन से संन्यास लेना है, इसीलिए मुझे नौकरी, घर, सब कुछ छोड़कर चले गए वो। और उनकी कार? कार तो वो अपने साथ ही लेकर गए हैं। कमाल का संन्यास लिया आपके पति ने। संन्यास लेने गए वो भी पूरे मोह माया के साजो सामान के साथ। शिंदे, अमर माथुर के कॉल डिटेल चेक किए तो उसका नंबर पिछले 1 महीने से बंद है और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उससे पहले उसके सारे कॉल्स ऑफिशियल कॉल्स थे। मुझे इस औरत पर भी शक हो रहा है। इसके फोन टैप करो और इस पर निगरानी रखो। अमर माथुर की कार को ट्रेस करो, सारे पेट्रोल पंप और सारे सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सर। जी मैं अमन माथुर की जगह पर ही पोस्ट हुआ। सुनने में आया है कि वो बहुत ही अच्छे मैनेजर थे। ठीक है, थैंक्स। सर, इनके पास अमन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है। बोलो। मैंने कई बार अमन सर को लेडीज वॉशरूम में जाते हुए देखा है। एक बार तो मैंने उन्हें पकड़ लिया तो उल्टा मुझ पे भड़क पड़े। सर, लेडीज टॉयलेट। जेंट्स टॉयलेट गंदा रखते हो, जाकर साफ करो उसको। मुझे तो लगता हाफिज की किसी लेडीज के साथ उनका चक्कर था। अमन सर का हम में से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, मगर न जाने क्यों साल भर पहले से उन्होंने आदमी के बजाय हमारे साथ रहना शुरू कर दिया था। पहले हमें अजीब सा लगा, मगर बाद में सब नॉर्मल लगने लगा। वो मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी तक हमारे साथ डिस्कस करते थे। आपने उनसे इस चेंज की वजह नहीं पूछी? जी पूछा था तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी हमेशा उनसे शिकायत करती है कि उनको औरतों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं चलता। शायद उनका उनकी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं था। वो बहुत वर्कहॉलिक है। नौकरी छोड़ने से 1 दिन पहले उन्होंने बहुत सा काम 1 दिन में कंप्लीट कर लिया था। कौन सा काम? आई थिंक कोई सीज प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन की फाइल थी। ये हस्बैंड वाइफ का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा शिंदे। बात कुछ और ही है। हस्बैंड ऑफिस के लोगों को बेवकूफ बना रहा है और वाइफ हमें। अमन के घर का सच बाहर निकालो। थैंक यू अंकल। कैसा लग रहा है बेटा? चल लगा। अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम वहीं जा रहे हैं जहां तुम्हें बहुत मजा आएगा और वहां ना तुम्हें एक नई मम्मी भी मिलेगी। राहुल, वो खिलौना तुमने वापस कर दिया ना? हाँ, वो तो कब का वापस कर दिया। मिसेस माथुर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। चलो पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारो। अमन का कमरा कौन सा है? शिंदे। सर रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? चाबी दीजिए।
सर इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, इसकी चाबी उन्हीं के पास रहती है। वो इसे हमेशा लॉक रखते हैं सर। तोड़ो। ये कपड़े? ये सारा सामान आपका है? नहीं सर, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि अमन की अलमारी में ये कपड़े कहाँ से आए। मिसेस माथुर, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पति की लाइफ में कोई दूसरी औरत? हो सकता है सर, क्योंकि पिछले 1 साल से उनका जो रवैया था ना, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही औरत है जो अमन के साथ मिलकर इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रही है? देखिए मिसेस माथुर, जो कुछ भी है सच सच बता दीजिए, मामला बहुत ही गंभीर है। सर मेरे पति शायद तंत्र मंत्र की विद्याएं सीख रहे थे। वो इस कमरे को घंटों बंद रखते थे। कमरे के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी सर, नाचने गाने की आवाजें आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो खुद से बात कर रहे हैं या फिर देवी माता से बातें कर रहे हैं। जब उनका कमरा खोलकर देखती थी तो सिंदूर फला मिलता था सर। कहीं ऐसा तो नहीं संतान प्राप्ति के लिए आपके पति इन बच्चों की बलि दे? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हालांकि हमारी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो बच्चों की बलि दें। सर सीज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से चेक करो। हेलो सर, मैंने माथुर की गाड़ी को बड़कल नाका की तरफ जाते हुए देखा है। क्या? गुड, हम लोग अभी पहुंचते हैं। चंदे चलो। और कोई नहीं रहता क्या? बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। यहाँ ना बहुत लोग रहते हैं। मैं हूँ, तुम हो और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त। मेरी मम्मी के पास जाना। नहीं बेटा, तुम अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकते। अब तुम्हारी नई मम्मी तुम्हारे सामने आएगी। ये तो वही कार है सर। बैंक ने जो प्रॉपर्टी सीज की थी और जिसके पेपर्स हमें अमन के घर से मिले थे, वो यहीं करीब है। कहाँ पर? सर यहीं सीधे। चलो। क्यों किया ये सब तूने? मैंने पूछा क्यों किया ये सब तूने? बोल। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। मेरे अंदर अचानक ही परिवर्तन होना शुरू हो गया। लड़कियों की हर चीज मुझे अच्छी लगने लगी। मैं किन्नर बनना चाहता था। फिर मैं किन्नरों की टोली में भर्ती होने भी गया था, पर उन्होंने हमें बहुत मारा। उन्होंने कहा किन्नर खुदा बनाते हैं, हम खुद नहीं बन सकते। मैंने सोचा अपना ग्रुप खुद ही बनाते हैं, पर मर्द मेरे झांसे में नहीं आए। फिर मैंने बच्चों को, लड़कों को अपना शिकार बनाया। उन्हें अच्छा खाना, अच्छे खिलौने और पैसों का लालच देता तो बहुत ही आसानी से मेरे साथ आने को तैयार हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा उन लड़कों का लिंग काटकर उन्हें किन्नर बना दो, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर उन्हें लड़की जैसा बनाने के लिए इंजेक्शंस भी दिए। लेकिन तुझे उन मासूम बच्चों को इतनी दर्द भरी मौत देते हुए जरा भी दया नहीं आई? नहीं, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं उन्हें सखी बनाना चाहता था, ताकि मैं उन्हें
नई जिंदगी दे सकूं और मैं उनके साथ नई जिंदगी बिता सकूं। तेरे इस बेतुके जुनून ने कई मासूमों की जान ली है। तेरे इस जुर्म के लिए मौत की सजा भी बहुत कम है। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट आ गई रोहित। बंटी तुम्हारा ही बेटा है। काश तुमने बंटी को अपने बेटे जैसा प्यार दिया होता तो उसे बाहर के लोगों से प्यार ढूंढना नहीं पड़ता। मेरी आंखें तो तू है बेटा। कहां चला गया था अपनी मां को छोड़कर? इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसकी मानसिकता उसे अच्छा या बुरा बनाती है, उससे अच्छे या बुरे काम करवाती है। अमन के अंदर भी विकृत मानसिकता जन्म ले चुकी थी जिसने उसे बदल दिया और ऐसा जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर दिया। अक्सर समाज के दबाव में आकर हम कुछ बातें छुपाने लगते हैं। अगर अमन ने भी अपनी सोच में आए इस बदलाव के बारे में अपनी पत्नी या किसी साइकियाट्रिस्ट से शेयर किया होता तो उसे एक सीधी राह मिलती और वो इतना घिनौना अपराध करने से बच जाता। दूसरी तरफ ये केस सभी माता पिताओं के लिए भी एक सीख है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझें, उनकी बातें सुनें, उन्हें वक्त दें, उन्हें बाहर की दुनिया से अवगत कराएं और उन्हें हर पल सतर्क रहने की सीख दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, ऐसा हम कहते जरूर हैं, लेकिन अगर हम आज के विज्ञापनों को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे खूबसूरत ना होना कोई अपराध है। और सदियों से हमारी यही सोच रही है। शादी के बाजार में तो सिर्फ गोरे रंग की ही डिमांड है, तभी तो बिकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उन्हें बेचते हैं सुंदर हसीन चेहरे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सपनों को बेचते बेचते कई बार हम जुर्म के दरवाजे भी खोल देते हैं। गुड मॉर्निंग। इंटरव्यू है आज। ये फाइल क्या दिख रही है, उसको देखना। देख, कॉन्फिडेंस तो देख उसका। शक्ल देखी नहीं और इंटरव्यू के लिए आई है। सेल्स के इंटरव्यू के लिए आई है क्या? अरे बैकएंड के लिए आए होंगे, पूछ ले। एक्सक्यूज मी, सेल्स का या बैकएंड? सेल्स। वो क्या है ना, अभी तक अपनी जिंदगी बैकेट में जीती आई हूँ, पर अब सोचा कि सामने से भी दुनिया देख लूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे हाँ 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 जी, ठीक है ना। अरे सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ और फिर डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? कैसा रहा इंटरव्यू? तो मेरी बात मान ले, अभी नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़, सीधा शादी कर ले। मुझे एक और ना नहीं सुननी पापा। अरे ना नहीं है, ये देख शुरुआत से हाँ है। अब तू खुद ही पढ़ के देख ले, उन्हें छोटी और सावली लड़की ही चाहिए। तो बेटे में ही खोट होगी ना पापा। तू ना अपनी ये सोच, अगर इसी अकड़ में रही ना तो उम्र ढल जाएगी, 30-32 की हो जाएगी, फिर कौन करेगा तुझसे शादी? सुन, मैंने तय कर लिया है, रिश्ता अच्छा है, तेरी शादी यही होगी बस। मतलब आपको अच्छा लगता है ना पापा मेरी बेइज्जती होती है बार बार? मुझे नहीं करनी है कोई शादी। तेरी शादी यही होगी बस, अब और कोई सवाल नहीं, ठीक है? बुलबुल के लिए एक रिश्ता आया था जहां उसकी हर कमी को स्वीकारा गया था।
क्या वो लोग वाकई दिल के बड़े थे या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सब अरे मैडम सुनिए ना, वो बुलबुल नहीं मिल रही, रिपोर्ट लिखानी है मुझे। 2 मिनट रुकिए। नहीं मैं रुक नहीं सकती हूँ, कुछ भी क्यों मैडम। अरे सर वो बुलबुल नहीं मिल रही है। कौन बुलबुल? क्या हुआ क्या? मेरी बहू, ये फोटो उसकी। अच्छा आप 1 मिनट बैठिए, शांति से बात। शांति से बैठूंगी तो बेटा कुछ कर लेगा। बहू के चले जाने के बाद वो पागल हो गया है सर। चलिए जल्दी। बुलबुल को आखिरी बार कब देखा था आपने? कल रात को 10:30 बजे। वो बाहर जा रही थी घर से। बहू कहाँ जा रही है तू अभी? माँ जी सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, टहल कर आती हूँ। तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ माँ जी। ठीक है जा। और सुन, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जा। हाँ? जी माँ जी। उसके बाद में जाके सो गई थी। कब आग लगी पता नहीं चला। सुबह उठ के देखा तो बुलबुल बुलबुल उठ गई बेटा। चल जरा चाय रख दे मेरे लिए। बुलबुल बुलबुल उठ ही नहीं लगता है अभी तक। बुलबुल। शरद शरद उठ। हाँ हुआ वहां सोने दो हमेशा। अरे उठ ना जल्दी, उठ ना। बुलबुल कहाँ है? यहाँ तो नहीं आई रात में। आपकी बहू रात भर घर नहीं आई और आपका बेटा आराम से सोता रहा। वो बुलबुल कई बार देर रात तक मेरे कमरे में रुकती थी, पैर दबाती थी मेरे। कभी कभी तो मेरे कमरे में ही सो जाती थी। शरद को लगा होगा कि शायद वो मेरे कमरे में सोई। साली जी प्लीज पानी पीजिए, प्लीज पानी पीजिए। जाइए, आप मुझे मर जाने देते ना। क्यों बचाया आपने? मैं नहीं रह सकता। मत सोचिए, मैं जी नहीं सकता हूँ उसकी। बुलबुल जी आ जाएंगे। स्वीटी जी प्लीज समझाइए ना। देखिए आप इतने बड़े होकर बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है। बुलबुल जी कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। प्लीज पानी पीजिए प्लीज। हाँ क्या ड्रामा लगा रखा है? सारा घर सर पे उठा रखा है। स्वीटी जी आप साले साहब का दर्द नहीं समझती। दर्द हुआ जब भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं तो तुम बीच में अपना भोंपू क्यों बजा रहे हो? उठ गया, जाओ जाके संभालो अपना डिपार्टमेंट। आइए। तो पागल है क्या? ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है? ये है मेरा बेटा बुलबुल, इसी की पत्नी से। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। मैं उसकी बिना नहीं रह सकता हूँ सर। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई थी? लड़ाई नहीं सर, कभी लड़ाई नहीं हुई। वो बहुत अच्छी है। बुलबुल का कमरा दिखाइए। जी आइए। मैंने कभी इस तरह से गई हूँ? कभी नहीं गई सर मैं उसको मायके नहीं जाने देता हूँ, वापस बुला लेता हूँ। पुलिस अंकल, मामा जी को पकड़ने आए हो? इनकी चाबी दीजिए। ये लीजिए। सर कल रात को जब बुलबुल टहलने गई थी तो उस समय मैं अपना नेल पेंट हटा रही थी और उसके बाद मैं सोने चली गई। वो एक्चुअली टाइम पे सोना पड़ता है ना, मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ वरना डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। और आप? सर मैं इनका जीजा हूँ, मतलब स्वीटी जी मेरी पत्नी है। तो आपको कब पता चला कि बुलबुल घर पर नहीं है? सर सुबह सुबह मम्मी जी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई थी। चोरी हुई है। अरे गहने नहीं है इसमें, कौन चुरा के लेके गया? सब बुलबुल के गहने थे इसमें। और मेरी बहू और उसके गहने को लेकर चला गया सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि बुलबुल खुद अपने गहने लेकर गई। नहीं सर, बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहू को। और कुछ गायब हुआ है? मेरा मतलब है बुलबुल के कपड़े या बैग या कोई और सामान। नहीं सर, बाकी सब तो है, सिर्फ गहने नहीं है। उसका किसी से कोई झगड़ा या कोई अनबन थी? शादी से पहले उसका किसी से कोई अफेयर रहा हो? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किसी से अफेयर नहीं है उसका कोई। आपने अपनी बहू के माँ बाप को इन्फॉर्म किया?
नहीं, मैं इतना घबरा गई थी कि याद नहीं रहा कि फोन करूं। कहीं वो अपनी मायके तो नहीं चली गई? मैं फोन करके नहीं, अब आप फोन मत कीजिए, चोरी का मामला है। अगर वो अपने मायके गई है तो हमें उसे अलर्ट नहीं करना है। कैसी बकवास कर रहे हैं आप? हमारी बेटी गहने लेकर भाग गई है और यहाँ आई है। बुलबुल कल रात से घर नहीं लौटी है, यहाँ आई भी हो सकती है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हाँ हाँ ठीक है, बक्से सिंदूक सब छान लीजिए, चाहे तो मेरे पैंट शर्ट का पॉकेट भी। विजय सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी बुलबुल कल रात से घर नहीं लौटी, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी? बिल्कुल खुश थी सर। अरे उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार से रखते थे। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे माँ, करने दीजिए ना। छोड़िए सर, मायके आई है ना, आराम कर, छोड़। हाँ, ससुराल में माँ जी कोई भी काम नहीं करने देती हैं। मतलब घर का काम करने के लिए तो तरस गई हूँ मैं। अच्छा, इस सास से मेरी शिकायत करेगी कि माँ काम करवाती है। छोड़िए सब। माँ जानती है एक बात, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब लगता है कि आप लोगों ने जो भी किया ना, मेरे अच्छे के लिए किया। ससुराल वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं होती माँ वहाँ पे। आ गया फोन दामाद जी का, जा। दामाद जी का फोन आता था तो मेरी बेटी का चेहरा खिल उठता था, खुश हो जाती थी वो। इंस्पेक्टर साहब, हम तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि कभी हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ पाएंगे, लेकिन किस्मत देखिए कि उसे बहुत अच्छा रिश्ता मिला, बहुत अच्छा ससुराल मिला। ऐसी क्या वजह थी कि आपकी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था? मेरी बेटी कद में थोड़ी छोटी है, उसका रंग भी सांवला है, देखने में बस ठीक ठाक है। सर, बुलबुल घर पे नहीं है और गहने भी नहीं मिले। हो गई तसल्ली? जाइए उसके ससुराल वाले से फिर से पूछताछ कीजिए कि उन्होंने तो गड़बड़ नहीं की, उन्होंने इख्तियार दिया था ऐसे सावली लड़की के लिए। किसको पता था मन में ऐसी खोट होगी? किसके मन में क्या खोट है ये तो हम पता कर लेंगे। विक्की, सीरियल देख के ना तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, चलो सो जाओ। स्वीटी जी देखी ना, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे। लगता है बच्चे भी तुम्हारी औकात समझ गए। स्वीटी जी, आप ना हमेशा मुझे ऐसे ही जलील करती हैं। और तुम जो मुझे रोज जलील करते हो उसका क्या? कोई काम धाम तो तुम्हें है नहीं, सारा दिन मेरी माँ और भाई के पीछे भागते हो, और उनके नहीं तो मेरे पीछे भागते हो। चुप हो जाओ तुम दोनों, सो जाओ। ये सारे पेपर्स कोर्ट में सबमिट कर दो। ओके सर। सर, बुलबुल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसका फोन रात 11:30 बजे स्विच ऑफ हो गया था, गाजीपुर पार्क में। गाजीपुर? इतनी रात को इतनी सुनसान जगह क्या करने गई थी? चलो लोकेशन पे जाके देखते हैं। विजय, पूरा पार्क छान मारो, चारों तरफ देखो, सबसे पूछताछ करो। सर, यहां कुछ है, यहां आइए। सर ये देखिए। साले साहब लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। कब तक उदास बैठे रहेंगे? आपको खाना खिला के रहूंगा, लीजिए। जीजा जी मत जिद कीजिए, मना किया ना मैंने नहीं खाना। लेके जाइए खाना यहाँ से। थोड़ा तो खाना खा लीजिए। मम्मी जी देखिए, खाना नहीं खा रहे हैं, समझाइए आप। लीजिए, जरा फोन देखिए किसका है। जी मम्मी जी। नहीं खाना है ना खाना, मत खा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन भूखा रहेगा तू बहू के लिए। रहूंगा माँ, भूखा रहूंगा बुलबुल के लिए, क्योंकि सच्चा प्यार किया है मैंने उससे। मम्मी जी, पुलिस स्टेशन से कॉल आया, उनको कोई लाश मिली है, फौरन थाने बुलाया है। आप जानते हैं उस लड़की को? हाँ, वो हमारे घर के सामने जो पार्लर है वहां काम करती थी। सर, 1-2 बार गली में देखा है उसे।
लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का बुलबुल से क्या कनेक्शन है। वो तो हमें अभी नहीं पता। इस लड़की की लाश हमें गाजीपुर पार्क में मिली, वहीं जहां पर बुलबुल के फोन की लास्ट लोकेशन है। उसके बाद बुलबुल का फोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे एक बात बताइए, बुलबुल गाजीपुर क्यों गई होगी? गाजीपुर? पर उस दिन जब रात को वो घर से निकली थी तो कह रही थी सर दर्द कर रहा है, टहल के आती हूँ, और कुछ नहीं बताया था उसने। बुलबुल जानती थी इस लड़की को? नहीं, वैसे पार्लर की लड़कियों से ज्यादा बोलचाल नहीं थी उसकी। क्या नाम है पार्लर का जहाँ ये लड़की काम करती थी? क्या तुम बता सकती हो कि नैन्सी गाजीपुर के पार्क में क्या करने गई थी? सर नैन्सी अक्सर वहाँ जाया करती थी। रात में वहाँ ज्यादा लोग नहीं होते थे और उसे पार्क में अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस एरिया में भी तो काफी सारे पार्क्स हैं, फिर वहीं क्यों? सर बस कभी पूछ लो तो बोलती थी कि बस पार्क में उसे अकेले बैठे रहना अच्छा लगता है। नैन्सी के बारे में कुछ और बता सकती हो? मेरा मतलब है उसका परिवार या रिलेटिव्स जो कोई यहाँ रहता हो। ऐसे तो हम लोग नेपाल के हैं साहब, लेकिन आजमगढ़ में आकर काम करते कई साल हो गए। फिर नैन्सी दिल्ली में आ गई और ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी। हमारी एक लौती सहारा थी साहब। ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ? बहुत अच्छी बेटी थी साहब, बहुत अच्छी बेटी थी। सर नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी सर, मगर मैं बताती हूँ सर। वैसे तो नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ा चक्करों में पड़ी हुई थी। कैसे चक्कर? पता नहीं सर, हमेशा फोन पे लगी रहती थी या तो फिर शाम को कहीं घूमने चली जाती थी। सर नैन्सी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी सर। वो देखने में सुंदर थी ना, तभी मोहल्ले के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। और नैन्सी का बुलबुल से क्या कनेक्शन था? बुलबुल? ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। सर बुलबुल आती थी यहाँ पे पार्लर में कभी कभी। एक दिन तो अपनी ननद के साथ भी आई थी यहाँ पे, और वो नैन्सी को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। एक दिन जब नैन्सी रो रही थी ना सर, तो बुलबुल ने इसे बहुत अच्छे से समझाया, और जब तक समझाया जब तक वो चुप नहीं हुई। पर नैन्सी भी ना पता नहीं आजकल क्यों परेशान रहती थी वो। नैन्सी के कलीग ने हमें बताया कि नैन्सी कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। क्या परेशानी थी उसे? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता साहब। लेकिन कल रात में नैन्सी का फोन आया था साहब। क्या कहा उसने? कुछ बताया क्या परेशानी उसे? कह रही थी कि हमारी बहुत याद आ रही थी और उसे बड़ा शहर नहीं अच्छा लग रहा था साहब। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कहा साहब। सर बुलबुल का गाजीपुर पार्क में होना और नैन्सी की लाश का गाजीपुर पार्क से मिलना, दोनों कड़ी आपस में मिलती हैं सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से नैन्सी का खून 12 बजे हुआ और उसी लोकेशन पर बुलबुल का फोन ठीक आधे घंटे पहले ऑफ हुआ। लेकिन सर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? विजय, उस पार्लर के ओनर के मुताबिक नैन्सी हमेशा फोन पे लगी रहती थी। हो सकता है किसी लड़के से प्यार हो गया हो सकता है कि वो उससे मिलने गई हो, पार्क में उसका झगड़ा हुआ और उस झगड़े में उस लड़के ने नैन्सी को मार दिया। लेकिन सर बुलबुल वो वहां पर क्यों थी? बुलबुल का गहने लेकर गायब हो जाना और उसी स्पॉट पर मौजूद होना जहां पर एक मर्डर हुआ है, इससे इतना तो तय हो जाता है कि बुलबुल का गायब होना और नैन्सी का मर्डर केस, इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हो सकता है ये बुलबुल ने किया हो। नैन्सी के कॉल रिकॉर्ड निकालो, शायद कोई क्लू मिले। सर कौन है? पता नहीं सर वो कौन था और अंदर रूम में कैसे आया। वो अचानक से रूम से बाहर निकल के भागा सर। फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो कोई भी है उसके पास तुम्हारे कमरे की डुप्लीकेट चाबी है। तुमने या नैन्सी ने कभी किसी को चाबी दी थी? नहीं सर। आपने दी थी? सर एक चाबी थी मेरे पास, तो मैं इनको दे दी। ये आदमी था या औरत? सर आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब इतनी तेजी से हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि कौन था सर। सर क्या था इस कमरे में जो ढूंढने के लिए वो आया था? तो नैन्सी के मर्डर से रिलेटेड तो कुछ नहीं था। मुझे एक काम करो, सारा कमरा अच्छे से चेक करो। सर
सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। फिर आखिरकार वो आया था क्या करने के लिए? और ये था कौन? बुलबुल या फिर ऐसा कोई जो अब तक हमारे रडार से छूट गया? हेलो, ठीक है सर। नैन्सी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। वो किसी एक नंबर से लगातार टच में थी। किसी पुष्कर देसाई के नंबर रजिस्टर्ड है। ये कौन? सर हमारी टीम ने वो भी पता किया है कि बुलबुल का जेठ है। विजय पीछे देख। सर सर पीछे तो लॉक है। इनकी बहू मिसिंग है, उन्होंने कुछ पड़ी नहीं है। पूरा परिवार घर लॉक करके बाहर है। कहाँ गए ये लोग? आप पता नहीं सर, कुछ इमरजेंसी आ गई थी शायद हॉस्पिटल गए हैं। साहब वो बुलबुल के यूं गायब होने का दर्द मेरा बेटा सह नहीं पाया और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरे माँ से बड़ी झूठी इस दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। जब तक हमें ये बात का पता चलता वो अपनी नसें काट चुका था सर। बहुत खून बह गया। उसने तो पहले से खाना पीना छोड़ के रखा है। अगर बुलबुल नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का। आपके बेटे के साथ हम होश में आने के बाद बात करेंगे। फिलहाल हमें आपके बड़े बेटे पुष्कर की तलाश है। पुष्कर? पर साहब उसका इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है, बुलबुल के गायब होने से भी और उस पार्लर वाली लड़की के मर्डर से भी। वो पुष्कर हमारे साथ नहीं रहता साहब। क्यों? सर वो करीब 10 दिन पहले पुष्कर घर छोड़ के चला गया था बुलबुल की वजह से। सारे लोग सुन लो, सबके सब सुन लो कान खोल के। जब तक ये लड़की इस घर में है तब तक कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा। और जेठ जी, मैं तो इस घर को छोड़ के कहीं जाने वाली हूं नहीं, तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। दिखाऊंगा तो मैं तुझे अच्छे से दिखाऊंगा। किस बात को लेकर इतना नाराज था पुष्कर? सर उसे पीने की लत लग गई थी और बुलबुल ने घर पे पीने से उसे साफ मना कर दिया था। अब कहाँ रहता पुष्कर? तो वो अपने एक दोस्त के साथ विनोद नगर में। लेकिन सर वो घर पे नहीं मिलेगा आपको, सारा दिन दारू के अड्डे पे ही पड़ा रहता है। सर कहीं पुष्कर और नैन्सी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं था? दोनों को फोन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में अनबन हुई और बुलबुल बीच में फंस गई है? ऐसा हो सकता है कि उस रात नैन्सी के बारे में बुलबुल ही हो। अब ये सब तो पुष्कर से मिलकर ही पता चलेगा। पुष्कर तेरा ही नाम है? अरे बाप ने तो यही रखा है आपको। मेरे नाम से आपको क्या काम? तेरी चढ़ी हुई थोड़ी शराब उतारनी है, फिर थोड़ी गपशप करनी है नैन्सी और बुलबुल के बारे में। किसका नाम ले लिया साहब? नशा पानी हो गया, मेरे को ना वापस पीना पड़ेगा। रख। बुलबुल गायब है। अच्छा हुआ, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ साहब। पहले तू सरकारी घर जाएगा, बाद में अपने घर जाएगा। अरे साहब अरे साहब सुनो, मैं बात सुनो तो साहब। उतर गई? बोल, बुलबुल कहाँ है? सर मैं नहीं जानता वो कहाँ है। अच्छा, और नैन्सी? उससे तो तेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। नैन्सी? कौन नैन्सी साहब? साहब मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कितने सारे कॉल गए तेरे नंबर से नैन्सी को। साहब मैं नहीं जानता ये किसके कॉल, मैंने नहीं किया साहब। मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता साहब। लगता है इसकी उतरी नहीं, थोड़ा नींबू पानी पिलाओ इसे। मैं नहीं जानता साहब कि मेरे फोन से उसको कॉल कैसे गया साहब। मैं नहीं जानता किसी नैन्सी को, मैंने किसी नैन्सी को कोई कॉल नहीं किया साहब। मान लेता हूँ कि ये सारे कॉल्स अपने आप गए। ये बता, बुलबुल से तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर वो नासूर थी, हमेशा मुझे परेशान किया करती थी।
तू क्या कर रही है? तू कर क्या रही है? हिम्मत कैसे फिर बोतल चुहिया जैसी है उतनी ही रहना, वरना मसल के रख दूंगा तुझे। जेठ जी, कद में छोटी हूँ, हिम्मत में नहीं, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और अगर जहर पीना ही है ना तो एक ही दिन पी लीजिए, ये रोज रोज पीने का तमाशा क्यों? मेरे रहते हुए नहीं, सब नहीं चलेगा। साहब मुझे शराब की लत है और वो मुझसे नहीं छूट सकती साहब, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। साहब मैं एक सच बताता हूँ, बुलबुल को और किसी भी नैन्सी को मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया। सर ये पुष्कर झूठ बोल रहा है, कॉल रिकॉर्ड कैसे गलत हो सकते हैं? बुलबुल से नफरत करने की वजह थी इसके पास, हो सकता है नैन्सी से कुछ पंगा हुआ हो और नैन्सी को ठिकाने लगाते वक्त बुलबुल वहां आ गई हो। और बुलबुल कभी गलत होते हुए देख नहीं सकती, इसलिए पुष्कर ने या तो उसे मार दिया या फिर किडनैप करके कहीं रखा है। लेकिन सर इतना तोड़ने के बाद भी पुष्कर अपनी बात पे क्यों अड़ा हुआ है? 21 अगस्त की रात को जब बुलबुल गायब हुई और नैन्सी का मर्डर हुआ, पता करो तब पुष्कर कहाँ था। अगर फोन पे इतनी बातें करते थे तो कभी ना कभी तो मिले होंगे, किसी न किसी ने तो इन्हें मिलते हुए देखा होगा। सर सर हमने सब जगह देखा, नैन्सी के जानने वालों से और नैन्सी के आस पड़ोस के लोगों से, किसी ने भी नैन्सी के साथ पुष्कर को नहीं देखा। इनफैक्ट 12 अगस्त के बाद जिस दिन पुष्कर ने घर छोड़ा, उस दिन के बाद से वो अपने गली में नजर तक नहीं आया। और कुछ? हाँ सर, पार्लर की लड़कियों से मैंने पूछताछ की तो पता चला कि नैन्सी पे कोई छुप छुप के नजर रख रहा था। कुछ बताया उन्होंने किसको देखा था? मनीष को। मनीष? हाँ सर, हो सकता है सर मनीष नैन्सी के पीछे पड़ा हो, क्योंकि मैंने पुष्कर के कॉल रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक किया तो पता चला कि 12 अगस्त के बाद पुष्कर के मोबाइल से नैन्सी को एक भी कॉल नहीं हुआ। मतलब पुष्कर के घर छोड़ने के बाद, राइट? हाँ सर, लेकिन उससे पहले पुष्कर और नैन्सी के बीच में रेगुलर बातें होती थी, लगभग रोज। लेकिन सर 9 तारीख को भी पुष्कर के मोबाइल से नैन्सी को एक भी कॉल नहीं गया है, और मैंने पता किया तो पुष्कर उस दिन घर से बाहर था। मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि पुष्कर के फोन से नैन्सी को ये सारे कॉल्स चोरी छुप के मनीष करता था? सर भला मैं क्यों नैन्सी जी को कॉल करूंगा, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तो घर से बाहर भी तभी जाता हूँ जब मुझे कुछ खरीदना होता है अपने सासू माँ और पत्नी की मदद के लिए। भला मैं क्यों ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को देखूंगा? सर ये ब्यूटी पार्लर की जो लड़कियां होती है ना, छछोरी होती है, 1 नंबर की छछोरी। मेरे पति ने कुछ नहीं किया होगा, जरूर उस नैन्सी ने उन्हें फोन किया होगा। लेकिन फोन तो दोनों तरफ से हो रहे थे। हाँ तो हुआ होगा, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मनीष ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो मुझ पे लट्टू है, दुनिया जान के उसे सुध कहाँ है सर। अगर पार्लर वाली लड़कियों को देखना पसंद नहीं है तो नैन्सी को छुप छुप के क्यों देखते थे? कई लोगों ने देखा है तुम्हें। मनीष सच बोलना, आई विटनेसेस हैं हमारे पास। नैन्सी के मर्डर से तुम्हारा कनेक्शन साबित करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? दामाद जी, अरे नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ये पार्लर वाली लड़कियों की बातों में मत आइए आप कहना क्या चाहती हैं? क्या नैन्सी बुरी लड़की थी? नहीं पुलिस अंकल, नैन्सी दीदी को कुछ मत बोलिए, उनके वजह से मेरे को रोज गोला खाने को मिलता था। गोला कैसे बेटा? अरे पापा दिलाते थे। पापा गोला? वो उनके घर के बाजू में ना एक गोला वाला है, मस्त मजेदार गोला बनाता है, लाल कलर का रहता है, वो इतना अच्छा रहता है। आप भी चलो, आपको भी खिलाऊंगा। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैं नैन्सी जी को ताड़ता था, वो मुझे खूबसूरत लगी थी, पर मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की। माँ की कसम, मेरे लिए तो मेरी पत्नी ही सब कुछ है। और बुलबुल? बुलबुल से तुम्हारा रिश्ता कैसा था? उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा या अनबन? नहीं सर, बुलबुल जी का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, वो तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखती थी। 21 अगस्त को जब बुलबुल गायब हुई और नैन्सी का मर्डर हुआ, तुम कहाँ था? 21 अगस्त शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन मेरे लिए स्पेशल डे होता है। मतलब मैं हर शनिवार की शाम को मैं एक मस्त मालिश करवाता हूँ और शाम को फिर घर जाता हूँ इस उम्मीद में कि खूब रोमांस करूंगा अपनी पत्नी स्वीटी जी के साथ।
आज सैटरडे है ना, हाँ तो आज के दिन तो हमने रोमांस के लिए तय किया था। मूड नहीं है मेरा, क्या करूं? मेरा तो मूड है ना। दफा हो जाओ यहाँ से। पहले 3 बच्चे दे रखे हैं, मेरी कमर का कमरा बन चुका है। सारा दिन डाइटिंग करती हूँ और सिर्फ इनके पीछे भागती हूँ। स्वीटी जी ऐसे मत बोलो ना, मैं भी तो इन बच्चों का ख्याल रखता हूँ। हाँ, यही करने लायक हो तुम। इतने नालायक हो कि अब तो तुम्हें देख के मुझे कोई फीलिंग भी नहीं आती है। जाओ यहाँ से, चादर निकालो और सो जाओ नीचे जाके। सर मारना ही होता सबसे पहले मैं अपनी बीवी स्वीटी जी को मारता। मुझे बहुत तरस आती, हमेशा जलील करती है। नैन्सी जी और बुलबुल जी ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा। सर 21 तारीख को मनीष नाई की दुकान से सीधा अपने घर पे चला गया। रात भर उसकी लोकेशन घर पे ही थी। विजय, इस नैन्सी का इस परिवार से कुछ न कुछ तो लेना देना है। अगर पुष्कर और मनीष ये दोनों आदमी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर अब तो शरद ही बचता है, क्योंकि शरद दिखने में भी ठीक ठाक है और बुलबुल कुछ खास नहीं। हो सकता है शरद ही नैन्सी के साथ। बाथरूम में तुम्हारे कपड़े रखे, जल्दी चेंज करो, हम लोग घर जाते हैं। डॉक्टर से हमें पता चला कि तुम्हें घर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है। तुम्हारा और नैन्सी का क्या चल रहा था? मेरा और नैन्सी का? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बुलबुल के लिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश की है सर। सुसाइड अटेम्प्ट भी कानूनन जुर्म होता है, इसके लिए भी तुम्हें सजा मिल सकती है। खैर मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा नाटक है। नाटक? मैं नाटक क्यों करूंगा सर? मुझे अपने लिए बुलबुल जैसी ही पत्नी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, हमें बुलबुल जैसी बहू चाहिए थी। मैंने ही रिश्ता किया था इसका बुलबुल से, और अखबार में ऐड भी मैंने ही दी थी। क्यों? आपका बेटा तो दिखने में अच्छा खासा है, फिर आपको बुलबुल जैसी बहू क्यों चाहिए थी? वो मेरा बड़ा बेटा पुष्कर, उसकी वजह से। सब मेरा पुष्कर हमेशा से ऐसा नहीं था, लायक बेटा था मेरा, लेकिन एक गलत लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उस लड़की की खूबसूरती ने हमें मानो फांस लिया था, और वो गोरी चिट्टी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ भाग गई। बहुत बड़ा सबक सिखा गई वो हम सबको। और तब मैंने तय किया कि अपने शरद की शादी मैं किसी सीधी सादी साधारण दिखने वाली लड़की से करूंगी। शरद को भी मेरा फैसला मंजूर था। शरद ने अपने बड़े भाई की हालत देखी थी और इसीलिए बुलबुल से इसकी शादी की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी शरद की मर्जी से नहीं हुई थी? ऐसा क्यों लगता है? बड़ी नौटंकी फैमिली है सर, कोई सच नहीं बोलता। हो सकता है बुलबुल से शादी का फैसला माँ का और बेटा खुश ना हो और नैन्सी के साथ अफेयर कर बैठा, और जब बुलबुल को नैन्सी के अफेयर का पता चला तो उसने जलन के मारे नैन्सी को मार दिया और कहीं भाग गई। विजय, मुझे एक थियरी बहुत खिंची खिंची लगती है, क्योंकि अब तक हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जिस रात नैन्सी का खून हुआ उस रात शरद के मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही था। सर हो सकता है वो अपने भाई पुष्कर का फोन यूज कर रहा हो, क्योंकि वो तो शराब पीने में डूबा रहता है और उसे क्या पता कौन उसके फोन के साथ क्या कर रहा है। और सर पुष्कर के फोन से नैन्सी को फोन और मैसेजिंग दोनों हुए, और अगर पुष्कर सच बोल रहा है तो फिर इसके पीछे किसका हाथ होगा? एक काम करो, मोबाइल कंपनी से दोनों फोन के बीच हुआ सारा कम्युनिकेशन निकलवाओ। सर हेलो, ठीक है सर। विक्की, स्वीटी और मनीष का बेटा, उसको किसी ने उठा लिया, वो गायब है। सर मैं हर रोज की तरह 2 बजे स्कूल गया था विक्की को लेने, लेकिन वो था ही नहीं वहां पे। सर मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। टीचर से पूछा, गार्ड से पूछा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया। सर प्लीज उसे ढूंढ लीजिए सर, प्लीज। सर स्कूल से सीसीटीवी फुटेज आ गया। विकी इस बुरखे वाली औरत के साथ गया। मुझे लगता है इस बुरखे वाली औरत को विकी जानता हो, तभी उसके साथ गया। कहीं ये बुरखे वाली औरत बुलबुल तो नहीं है? विजय, हमने जितना बुलबुल के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये बुलबुल होगी। अब तक इस केस में पुलिस को बुलबुल एक विक्टिम लग रही थी, लेकिन विकी के अपहरण के बाद पुलिस को लगने लगा था कि कहीं इन अपराधों के पीछे बुलबुल तो नहीं। दूसरी तरफ शक के दायरे में बुलबुल का पति शरद भी था। वैसे परिवार का हर सदस्य शक के दायरे में था, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि बुलबुल थी कहां।
यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पीएसआई विकास जैन का फोन आया था। उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जो बुलबुल की फोटो से मैच करती। मैंने शिनाख्त की तो बॉडी बुलबुल की है सर, ये देखिए। बॉडी पे कहीं चोट के निशान भी नहीं है, एक्सेप्ट ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। लगता है इसे गला घोंट के मार दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, बुलबुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत लगभग उसी वक्त हुई थी जब नैन्सी की मौत हुई थी, रात 12 बजे, और मौत गला घोटने से ही हुई है सर। विकी का किडनैपिंग करने वाली एक बुरखे वाली औरत है, हो सकता है वही खूनी हो। इन तीनों क्राइम्स का कोई ना कोई सिरा जाकर के बुलबुल के परिवार से जुड़ रहा है। सर, ये देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करते समय क्या सामने आया। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद भी तुम्हारे उससे शारीरिक संबंध नहीं थे। ऐसा क्यों? मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो वर्जिन है। तो उससे क्या साबित होता है सर? लेकिन जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनना। नैन्सी, तुम्हें पता है बहुत मिस करता हूं तुम्हें। फिर कब मिलोगी? याद आया या और याद दिलाएं? सर, मैं करता था मैसेज सर, मैसेज करता था, कॉल भी करता था उसको। मैंने नैन्सी को देखा सर, अच्छी लगने लगी मुझे। मैं बात करना चाहता था उससे, उसको पटाना चाहता था सर। मैं गहने तूने चुराए थे? नहीं सर, गहने मैंने नहीं चुराए सर। मैं अपने घर के गहने क्यों चुराऊंगा? नैन्सी को देने के लिए? नहीं सर, हमारे घर के हालात इतने भी खराब नहीं थे सर कि अपनी बीवी के गहने चुराऊंगा। 21 अगस्त की रात को क्या हुआ था? मैंने नैन्सी का पीछा किया, उससे बात करना चाहता था मैं। मुझे पता था सर कि वो गाजीपुर के पार्क में जाके बैठती है, मैं भी वहीं गया। लेकिन सर मुझे पता नहीं चला कि कब बुलबुल मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गई। नैन्सी से मिलने आए थे ना? तुम्हें क्या करना है? ऐसा क्या देखते हो आप उसमें जो आपको मुझ में नहीं दिखता है? नैन्सी को देखकर, उससे मिलकर जो होता है ना, मुझे तुझे देखकर कभी हो नहीं सकता है। पत्नी हूँ आपकी, ऐसा कैसे नहीं होता है कुछ भी? सर मैंने बुलबुल को धक्का दिया और घर चला गया। मैंने पलट कर नहीं देखा सर कि बुलबुल मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं घर गया, सो गया। सुबह उठ के देखा तो बुलबुल थी नहीं, और इतने में पता लगा कि नैन्सी का खून हो गया। मुझे लगा कहीं बुलबुल ने तो नैन्सी को नहीं मार दी है, इसलिए सर मैंने ये अपने आप को जान से मारने का और ये भूखा रहने का नाटक शुरू किया सर। अपनी बहन के कमरे में चोरी छुपे क्यों घुसा था? कुछ नहीं सर, वो मैंने कुछ किताबें नैन्सी को दी थी। किताबें ढूंढने के लिए रात को चोरी से उसके कमरे में घुसा था? तेरी सारी डिटेल्स हैं हमारे पास। 21 तारीख को जब नैन्सी का मर्डर हुआ तू भी वहीं था। ये तेरे कॉल डिटेल्स सब सच बोल चुके हैं, तू भी सच बोल दे वरना। बताता हूँ। उसके पास वो गहने थे जो शरद ने उसको दिए थे। बुलबुल के गहने? हाँ वही। हाँ सर, मैंने ही बुलबुल के गहने चुराए थे और नैन्सी को दिए थे। तो पहले झूठ के बोला? अपने आप को बचाना चाह रहा था सर। लेकिन शरद बुलबुल के गहने नैन्सी को क्यों देगा? साहब, वो मैंने ही नैन्सी को इस रास्ते पर डाला कि आदमी को कोल्लू बना के पैसे ऐड। खूबसूरत थी वो, मुझे लगा कि शरद को उल्लू बना के वो सारे गहने ले लेगी। उस रात मैं वो गहने ही लेने गया था उससे। गहने दे चल। पर जब मैंने उससे गहने मांगे तो उसने मुझे गहने देने से मना कर दिया,
कहने लगी बुलबुल अच्छी लड़की है, उसको धोखा ही नहीं सकती, इसलिए उसने शरत से गहने नहीं लिए। मुझे लगा झूठ बोल रही है। मैंने उसके बैग में भी चेक किया और उसके बैग में गहने नहीं थे। लेकिन फिर तू चोरी छिपे नैन्सी के कमरे में घुसा क्यों? सर, नैन्सी जिम्मी के साथ उसी घर में रहती थी। मुझे लगा कि नैन्सी ने घर में ही गहने छुपा के रखे हैं, इसीलिए वहां जाता था। हाँ सर, बुलबुल के गहने लेकर तो गया था मैं पार्क में, पर नैन्सी ने लिए नहीं। तो वो गहने हैं कहाँ? मैंने छुपा दिए। तूने बुलबुल को क्यों मारा? नैन्सी को मारते हुए उसने देख लिया था क्या? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। जब मैं वहां पहुंचा तो बुलबुल थी ही नहीं। सीधा सीधा बोल, तूने बुलबुल को क्यों मारा? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। नैन्सी को मार के वहां से भाग गया। मैंने बुलबुल को नहीं मारा था। नहीं सर, नहीं मारा मैंने बुलबुल को। सर कसम से कह रहा हूं, मैंने बुलबुल को नहीं मारा सर। मैं उस रात घर लौटा आया था, नहीं मारा सर मैंने बुलबुल को। सर, सराय रोहिला स्टेशन से विक्की की एक लीड मिली है। वहां आजाद रोड पर उसे एक बुर्की वाली औरत के साथ देखा गया है और लोकल पुलिस तलाश कर रही है। जोड़ दीजिए सर। मनीष जी, अपने एक बेटे की किडनैपिंग सीधा सीधा बताओ। बता रहा हूँ सर, विक्की ने मुझे बुलबुल जी के साथ पहले भी 1-2 बार बात करते हुए देख लिया था। सर, विक्की की आदत थी कि अगर वो कुछ भी देख लेता था तो वो किसी के सामने भी बता देता था। सर, मैं डर गया था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने आप लोगों को सब कुछ बता दिया तो आप लोगों का शक मुझ पर जाएगा। और बुलबुल, उसके साथ क्या किया तूने? कुछ नहीं किया सर। दरअसल मेरी पत्नी अपने पास मुझे पटकते नहीं देती थी। बुलबुल जी का पति भी उसे बहुत धुतकारता था। मुझे लगा कि बुलबुल जी को पटा लेता हूं तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। सर जी, जब मैं उस रात दरवाजा बंद करने के लिए गया तो मैंने बुलबुल जी को जाते हुए देखा। मुझे लगा कि ये सही मौका है, अकेले में मैं अपने दिल की बात उन्हें बता दूंगा। बुलबुल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। देखिए मनीष जी, मैं ठीक हूँ और अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा ही दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ। मनीष जी, आप मेरे नंदोई हैं, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप। मेरी बीवी तो हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी, फिर उस रात जब बुलबुल जी ने मेरी बेइज्जती की तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर झट से मैंने उसकी लाश अपनी गाड़ी में डालकर मधु विहार ले गया, वहीं एक नाले में उसकी लाश को फेंक दिया। तुम पर अपने बेटे की किडनैपिंग और बुलबुल की हत्या का चार्ज लगेगा। सैटरडे की मालिश अब जेल में करवाना। कहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में ही नहीं, नीयत में भी होनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत बदसूरत होती है वो इंसान बदसूरत ही होता है। फिर चाहे उसके चेहरे का रंग कुछ भी हो, दिल काला ही होता है। नैन नक्श चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मन हमेशा गंदा ही होता है। और अगर ये बात बुलबुल की सास समझ जाती तो शायद बुलबुल और नैन्सी की जान बच सकती थी। हमारे देश में आज भी खूबसूरती को सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाता है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को खूबसूरती को परखना सिखाएं। इंसान की सोच, उसके विवेक, उसके अंदरूनी अच्छाइयों को पहचानना सिखाएं। शायद तभी ये सोच मिट सकेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।
जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।